गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हम डाल्टन्स थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एवोगैड्रो जो थे उन्होंने डाल्टन्स थ्योरी और जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस थे उनके बीच में जो रिलेशन था उसको उन्होंने बताया था। ठीक है, अब तो उन्होंने अपनी खुद की डेफिनेशन दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है अभी तक। क्या है एटम? क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये किसका था? एलिमेंट का था। ये किसका है? सब्सटेंस का। सब्सटेंस में भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक सब्सटेंस का विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, होमो एटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, उनको कहा जाता है होमो एटॉमिक। होमो का तो मतलब ही क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, होमो मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप के एटम से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? होमो एटॉमिक। जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हमने एटोमिसिटी के बारे में पढ़ा था। इनकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। ठीक है, तो होमो एटॉमिक कौन से होंगे? जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बन रहे हैं। हेटेरोएटॉमिक कौन से होंगे? दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, इनको क्या कहा जा रहा है? हेटेरोएटॉमिक कहा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। देखिए हमारे पास एलिमेंट हमें मिल चुके थे, कितने एलिमेंट थे? 114 थे उस वक्त। ठीक है, अभी फर्दर भी जो डिस्कवरीज वगैरह हैं वो चल रही है, 118 तक भी हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस में क्या था कि हमारे पास एलिमेंट तो मिलते जा रहे थे, हमें उनका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास भी तो पता होना चाहिए कि भाई वो अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसके अंदर कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, कितना मतलब उनका मास प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसकी स्टडी शुरू हुई एटॉमिक मासेस की, तो उनको एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी कि भाई किसको स्टैंडर्ड मानकर बाकी एलिमेंट्स को उसके साथ कंपेयर करके उनका मास निकाला जाए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लिया गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो था उसका मास था 1.6736 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन था वो सबसे ज़्यादा लाइटर एलिमेंट था, सबसे हल्का था, इसलिए हाइड्रोजन को एज स्टैंडर्ड लिया गया। ठीक है, उस टाइम ये कहा गया कि एटॉमिक मास क्या है, जिस भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, उस एलिमेंट का एटम हाइड्रोजन के एटम के कंपैरेटिवली कितना हैवी है, वही उस एटम का क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है, मान लो कि कोई भी एटम है, ठीक है, कोई ऑक्सीजन का लगा लेते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि ऑक्सीजन जो है ना, वो ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से जितना ज़्यादा हैवी है वो ही क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ये कहा उसने। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फर्दर ऑक्सीजन का मास निकाला गया। ऑक्सीजन का मास निकालने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को एज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन को एज स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो था हाइड्रोजन की कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव था। दूसरी बात ये थी कि ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकता था। फिर 1961 में जो इंटरनेशनल कमेटी होती है, ठीक है, केमिस्ट की जो इंटरनेशनल कमेटी होती है, उन्होंने स्टैंडर्ड लिया कार्बन के आइसोटोप C12 को। ठीक है, कार्बन का जो आइसोटोप है C12, उसको उन्होंने क्या लिया? स्टैंडर्ड लिया, और फिर उस स्टैंडर्ड को लेकर उन्होंने एटॉमिक मास निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, और अभी तक हम C12 को ही स्टैंडर्ड लेते हैं। तो एटॉमिक मास क्या हुआ? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन
एन एटम ऑफ कार्बन, मतलब एवरेज रिलेटिव मास का मतलब ये है कि जिसका हम एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हैं वो एटम कार्बन 12 के एटम से कितना ज़्यादा हैवी है, यही उसका क्या है, एटॉमिक मास है। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। वन एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम क्या कहते हैं, AMU कहा जाता है। AMU का क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मास, मास की क्वांटिटी जो किसके इक्वल हो, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के 1/12 मास ऑफ एटम के, ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है, वन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास जो है, मास जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब 1 AMU क्या है, और उससे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालते हैं, हाइड्रोजन एटम का। तो एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ एन एटम, किस एटम का मास, हाइड्रोजन के एटम का मास, हाइड्रोजन के एटम का मास अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, दैट मीन्स क्या है ये, 1 AMU। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम का मास लेंगे और अपॉन में क्या रखेंगे, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो 1 AMU जो होता है हमारा, वो हम ऑलरेडी ये चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1/6736 × 10⁻24 ग्राम, और 1 AMU इक्वल होता है 1.66056 × 10⁻24 ग्राम। इनको रख देंगे हम, हमारे पास क्या आ गया, 1.008 AMU, ये है हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो एलिमेंट्स हैं उनका भी एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। फिर आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि यही जो एटॉमिक मास होता है ना, 1.008 जो AMU आया है, यही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इस ग्राम एटॉमिक मास। बस इसको ही अगर हम ग्राम में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल। कोई भी मोलिक्यूल है, ठीक, कोई भी मोलिक्यूल है उसका एवरेज रिलेटिव मास, ठीक है, एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के मास से जो हमारा मोलिक्यूल है उसका एवरेज रिलेटिव मास ही क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास कहलाता है। देखो हमने ऑलरेडी सबके जो एटॉमिक मास हैं वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट हमने कर रखे हैं। अब मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12.001। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का कितना एटम है, एक एटम है, तो क्या कर देंगे 12.001 मल्टीप्लाई बाई 1। हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, 1.008 कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल निकल के कितना आ गया 16.043। ठीक है, यानी कि 16 क्या है, 16.043 क्या है, मीथेन का मोलिकुलर मास है। ठीक है, इसी तरीके से H2O का भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का रखेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन का रख देंगे साथ में। ठीक है, वहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर का मोलिकुलर मास निकल जाएगा। तो ये था ग्राम एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।